तो दोस्तों डीप स्टेट इंडिया को तबाह करना चाहता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने तो ये भी कहा है कि ये डीप स्टेट इंडिया के लिए कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इलॉन मस्क भी इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानते हैं। एफबीआई के नए हेड काश पटेल भी डीप स्टेट को शट डाउन करना चाहते हैं। Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. लेकिन ये डीप स्टेट है क्या? क्या सीआईए सच में दूसरे देशों में इंटरफेयर करता है, वहां के पॉलिटिकल फंक्शंस में इंटरफेयर करता है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? और अगर हाँ, तो भारत को इससे सावधान रहने की जरूरत क्यों है, कैसे है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्चुअल डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स दे के बताऊंगा कि सरकारें कैसे गिराई जाती हैं और देशों को कैसे बस एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, चाहे पॉलिटिकली, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे दोनों तरह से। और इन एग्जांपल्स के सहारे आप भारत में भी हो रही कुछ घटनाओं से पैरेलल्स और कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही एक्यूरेट सेइंग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। और आज की इस वीडियो में हमारा मकसद यही है कि आप इस वीडियो को देखो और डीप स्टेट की हिस्ट्री और उनकी 4 मेन ऑपरेशन और ब्रांचेस के बारे में जानो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस सफर को। The intelligence agency finally declassified documents from that event. The 1953 U.S. and UK-backed coup in Iran. Only about 16% of the oil revenue was supposed to be given to Iran. We weren't handing over files. We weren't handing over accounts, which they asked us for. Planned to topple the Arbenz government while creating a cover story to hide American involvement. Nobody in the government ever thought that Guatemala was any threat to the United States. What they were the threat to was the United Fruit Company. There was economic imperialism, done covertly under the name of democracy and anti-communism. तो सबसे पहले सवाल उठता है, व्हाट इज डीप स्टेट? डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट का मतलब है शैडो गवर्नमेंट, जहां चुनिंदा पावरफुल लोग अनलिमिटेड पावर के साथ दुनिया के सारे बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। किस देश में किसका राज होना चाहिए, नैरेटिव क्या होना चाहिए, कौन हीरो है और कौन विलेन, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ये सारी बातें डीप स्टेट ही कंट्रोल करता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये डीप स्टेट अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, उससे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन कौन जीतेगा। डीप स्टेट के पावर को, डीप स्टेट के नेटवर्क को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डीप स्टेट अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक सीक्रेट नेटवर्क है, जिसमें सीआईए और एफबीआई भी शामिल है, और इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिसके बारे में अभी हम ओपनली नहीं जानते एक्सप्लिसिटली। डीप स्टेट के लोग हर फील्ड में छुपे हुए हैं, फाइनेंस, इंडस्ट्री, स्पाई नेटवर्क से लेकर यहां तक कि मीडिया में भी। और दोस्तों यही डीप स्टेट की 4 मेन ब्रांचेस भी हैं। चलिए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं कि डीप स्टेट की इन चारों ब्रांचेस के जरिए दुनिया भर में केओस कैसे फैलाया जाता है, क्यों फैलाया जाता है, कब फैलाया जाता है और कब फैलाया गया है। दोस्तों सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंस। जॉन पर्किंस एक इकोनॉमिक हिटमैन थे। वो अमेरिका के एनएसए के लिए काम करते थे और उनका असाइनमेंट था अंडर डेवलप्ड देशों को कन्विंस करना कि उन्हें अपनी डेवलपमेंट के लिए अमेरिका से लोन लेना होगा। आपने जरूर चाइना के डेट ट्रैप के बारे में, उनके लोन ट्रैप के बारे में जरूर सुना होगा, जहां चाइना जानबूझ के गरीब देशों को लोन देता है और उसके बदले वो वहां की पॉलिटिक्स, वहां की इकोनॉमिक्स में अपना खुद का इन्फ्लुएंस खरीद लेता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि ऐसा ही कुछ अमेरिका भी हमेशा से करता आया है। जॉन पर्किंस की बुक कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में उन्होंने एक देश एक्वाडोर का एग्जांपल दिया है। दोस्तों अगर आप एक्वाडोर के बारे में नहीं जानते तो एक्वाडोर एक तरह से साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आता है, जो कि वहां पे बहुत ही छोटा सा देश है। 1981 की बात है, जहां अमेरिकन डीप स्टेट चाहता था कि एक्वाडोर अपने हाईवे और पावर प्लांट्स बनाने के लिए अमेरिका से लोन ले, लेकिन उस टाइम वहां के प्रेसिडेंट जेमी मान ही नहीं रहे थे। तो हुआ क्या, एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें प्रेसिडेंट जेमी रोल्डो मारे गए। अब आप चाहें तो इसे एक एक्सीडेंट भी मान सकते हो, लेकिन प्लेन के अंदर का जो ब्लैक बॉक्स होता है, जो फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करता है और एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, वो ब्लैक बॉक्स भी मिस्टीरियसली गायब हो गया। अब आप खुद ही सोचो कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, या फिर डीप स्टेट की कोई कॉन्स्पिरेसी? दोस्तों ये आप खुद ही सोचिएगा। डीप स्टेट की दूसरी ब्रांच है इंडस्ट्रीज। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हुए 1953 के ईरान में चलते हैं। तब ईरान के प्राइम मिनिस्टर को देश के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना था। इस इंडस्ट्री को ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के नाम से ईरान में ऑपरेट करते थे। ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी ओवरसीज एसेट थी। ब्रिटेन मानता था कि ईरान का पेट्रोलियम एक्चुअल में उनका पेट्रोलियम है, क्योंकि उस पेट्रोलियम की डिस्कवरी, उस पेट्रोलियम की खोज उन्होंने ही करी थी। यानी ब्रिटिश लॉजिक ये कहता है कि किसी भी देश में अगर किसी नेचुरल रिसोर्स की खोज वो करते हैं तो उस पर पहला हक उनका बनता है, जो कि टिपिकल ब्रिटिश सोच है कि पूरी दुनिया उन्हीं की है। Under the original agreement,
only about 16% of the oil revenue was supposed to be given to Iran. But that 16% was going to be calculated by the British, and no Iranian would be allowed to look at the books. We weren't handing over files. We weren't handing over accounts, which they asked us for. I said I had no authority to hand them British companies' accounts unless I was told from London. ईरान के प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि ये जो बुक्स है, जो सारी कमाई हो रही है, इसके बारे में जो भी ऑडिट हो रहा है ये सारा ईरान में किया जाए, जो बहुत ही फेयर डिमांड है। आप हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हो, हमारे देश से तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हमारा देश एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन देश है, तो आपके बुक्स, आपके अकाउंट बुक्स हमारे यहाँ ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि जो सारा पैसा ईरान की डेवलपमेंट में यूज हो सकता था, ईरान की गरीबी मिटाने में यूज हो सकता था, वो सारा पैसा ब्रिटेन की जेब में जा रहा था। लेकिन डीप स्टेट नहीं चाहता था कि ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस ईरान या वहां के ऑयल सेक्टर पर कम हो, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान की सरकार गिराने की साजिश की। शुरुआत हुई ऑपरेशन एजैक्स की, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए। और दोस्तों ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, सीआईए के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि कैसे उन्होंने ईरान में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया। उन्होंने सरकार को एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक को रशिया का यानी कि सोवियत यूनियन का सपोर्टर बताया, और ये नैरेटिव फैलाया गया कि अगर इनकी सरकार बनी रही तो ये कुछ ही समय में ईरान को पूरी तरह सोवियत यूनियन के कंट्रोल में दे देंगे। बड़े पॉलिटिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर्स को रिश्वत की मदद से खरीदा गया। हर जगह प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए गए, और फाइनली मिलिट्री की मदद से देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। सीआईए का खूब सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने ईरान में एक ऐसे लीडर को बैठाया जो कि उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने देता है। सरकार गिर गई, लेकिन क्यों? वो भी सिर्फ ब्रिटेन की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ब्रिटिश की तेल कंपनी को बचाने के लिए। और इनफैक्ट सीआईए के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यह भी बताया गया है कि इस पूरे कूप का फायदा अमेरिकन बिजनेस वेंचर्स को भी काफी ज्यादा हुआ था। और दोस्तों याद रखना कि सीआईए ने ईरान में इन्वॉल्वमेंट के बारे में 60 साल बाद एडमिट किया था, तो हो सकता है कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, सब कुछ रायट्स हो रहे हैं, उसमें भी डीप स्टेट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, और आने वाले 60 साल में वो इसके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से डिक्लासिफाई करे। तब तक हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ क्या सही है और क्या गलत। डीप स्टेट की तीसरी ब्रांच है स्पाई नेटवर्क। 2013 में यूक्रेन में जो हुआ वो जानने के बाद शायद आप एक पैटर्न आपके लिए साफ हो जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट उस टाइम पे विक्टर यानुकोविच थे, और उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था। उन्होंने फैसला किया कि वो यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे, उसे मंजूरी नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने रशिया से रिश्ते संभालने और इंप्रूव करने की कोशिश की। और ये चीज वेस्ट को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। तो हुआ क्या? नवंबर 2013 में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इन्हें यूरो मैदान प्रोटेस्ट भी कहा जाता है। ये प्रोटेस्ट शुरुआत में एक पीसफुल विरोध प्रदर्शन की तरह शुरू हुए थे। डिमांड बस इतनी सी है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट साइन कर ले और रशिया से अपनी दोस्ती खत्म कर दे, और एज अ रिजल्ट वेस्ट से अपनी दोस्ती बढ़ा ले, अपना हाथ आगे बढ़ा दे। यूरो मैदान में ऐसे ही कैंप सेटअप हुए, मैसिव लेवल में प्रोटेस्ट शुरू हुए। हर वीकेंड 4 लाख से 8 लाख लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ये प्रोटेस्ट 21वीं सेंचुरी के 21वीं सदी के सबसे बड़े यूरोपियन प्रोटेस्ट में से एक रहे हैं। यहाँ पहली बार ट्विटर का इस्तेमाल #यूरो मैदान ट्रेंड कराने के लिए भी किया गया था। और यहाँ प्रेसिडेंट यानुकोविच से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल प्रोटेस्टर्स पर अटैक करने के लिए कर दिया। लिटरली पुलिस स्नाइपर्स ने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, और इन प्रोटेस्ट में 108 प्रोटेस्टर्स की यानी कि विरोध प्रदर्शन करने वालों की और 13 पुलिस ऑफिसर्स की जानें चली गई। यहाँ तक की स्टोरी अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी तो आप एक और चीज कनेक्शन जोड़ पा रहे हो कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी ऐसे ही इसी पैटर्न से कुछ बहुत से अलग अलग प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे हिंट्स को समझ गए हो तो आप मुझे इन प्रोटेस्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यूक्रेन पर वापस आते हैं। इस घटना के बाद प्रेसिडेंट यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर भाग गए और आज तक वो रशिया में छुपे बैठे हुए हैं, और एज अ रिजल्ट एक प्रो वेस्ट सरकार यूक्रेन में आ गई। कुछ लोग मानते हैं कि आज रशिया यूक्रेन वॉर इसी वजह से हो रही है, क्योंकि इस क्राइसिस के बाद यूक्रेन में जानबूझकर 12 CIA बेसेस एस्टेब्लिश हुए जो रशियन एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए बनाए गए थे। और क्योंकि प्रोटेस्ट काफी रीसेंट है तो CIA ने अभी तक अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कोई डॉक्यूमेंट्स पब्लिश नहीं किए हैं, और फिलहाल के लिए अभी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये भी कंफर्म हो जाए जब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए जाएंगे। और अब हम आ चुके हैं डीप स्टेट की आखिरी ब्रांच के पास, NGOs और मीडिया। पिछले साल एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर एक असैसिनेशन अटैक हुआ, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग कैसे हुई ये हेडलाइंस देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को सिर्फ एक रैली में हुई केओस की तरह पब्लिश किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले गन शॉट्स को लाउड नॉइजेस, तेज आवाजों की तरह पब्लिश किया। MSNBC ने कहा कि कोई पॉपिंग साउंड्स आई थी, और यहाँ तक कि CNN ने तो ये कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, बस डोनाल्ड ट्रंप बीच रैली में स्टेज से गिर गए थे। अब इन सारे पब्लिकेशंस ने अपने हेडलाइंस बदल दिए होंगे तो शायद आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने को ना मिले, लेकिन रिपोर्टर्स का बायस छिपाए नहीं छुपता, क्योंकि इस बायस के वजह से ही उन्हें गन
शॉट्स और पॉपिंग साउंड्स में कोई फर्क पता नहीं चलता। और अगर आप सोचते हैं कि वेस्टर्न मीडिया बायस नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ की मीडिया बायस होती है, तो आपको दोबारा इस बात पे बहुत ही गौर से सोचना चाहिए। हर एक का अपना अपना एजेंडा होते हैं और ऐसे ही एजेंडा दूसरे देशों में इंस्टेबिलिटी लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप स्टेट ने ऑपरेशन पीबी सक्सेस 1954 में डिजाइन किया, जिसने साउथ अमेरिका के इस छोटे से देश ग्वाटेमाला की डेमोक्रेसी को तबाह करके रख दिया और एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह को गद्दी पर बैठाकर वहां की जनता को इस बात पर कन्विंस किया, इस बात का यकीन दिलाया कि ये तानाशाही आपके लिए सबसे अच्छा और फायदेमंद रहेगा, इस देश के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यही रहेगा। एज ए रिजल्ट पूरे देश को एक सिविल वॉर में ढकेल दिया गया। और ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। CIA ने एक प्रोपेगेंडा कैंपेन की शुरुआत करी, एक रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया और एग्जैजरेटेड भड़काऊ मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए गए। मीडिया का इस्तेमाल सरकार के सपोर्टर्स को डिमोरलाइज करने के लिए किया गया। लीफलेट्स यानी कि जो पर्चे होते हैं उनको बांटा गया, जिससे अरविंद जो कि उस टाइम पे वहां के प्रेसिडेंट थे, उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काया गया। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी, दोस्तों इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये सब किया गया था सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड फ्रूट को बचाने के लिए। ये कंपनी ग्वाटेमाला में बनाना प्लांटेशन यानी कि केले के बहुत ज्यादा खेत ओन करती थी, जो कि उनका कंट्रोल था। और अरविंद की सरकार चाहती थी कि सारी जमीन उन्होंने कब्जे में कर रखी है, यहाँ पे उनकी डोमिनेंस कम की जाए। और ये सारी की सारी कहानी कोई भी मनगढ़ंत नहीं है, ये बात है 1954 की और ये है ऑपरेशन पीबी सक्सेस नाम से है। और इसके बारे में कुछ साल पहले ही CIA ने डिक्लासिफाई किया था और चाहे तो आप भी यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ केले बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की डीप स्टेट ने पूरी तरह ग्वाटेमाला नाम के इस देश को खत्म कर दिया था, सिर्फ केले बचाने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना अम्यूजिंग और मजाकिया लगता है। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ ये समझने के लिए कि किस गहरे लेवल तक सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है और वो भी कितने छोटे मोटिव के लिए। और दोस्तों ये बताने का पॉइंट बस यही है कि आपको समझना होगा कि मीडिया बिक चुका है। NGOs के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाना काफी ज्यादा आसान है, आपका ओपिनियन बनाना और बदलना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और इसका रीजन काफी छोटा हो सकता है, जैसे एक्वाडोर में डीप स्टेट चाहता था कि वहां डेवलपमेंट ना हो, वो लगातार अमेरिका से ही अपना लोन लेते रहे। ईरान में डीप स्टेट चाहता था कि ऑयल का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में ही रहे ताकि US को भी बड़ी आसानी से तेल मिलता रहे। या फिर यूक्रेन में जहां CIA की बेसेस एस्टेब्लिश करना उनका मकसद था, या ग्वाटेमाला में जहां केले उगाने के लिए वहां की डेमोक्रेसी और वहां की सरकार दोनों को तबाह कर दिया गया था। आज कुछ इंडियन लीडर्स कहते हैं कि ये डीप स्टेट भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है। और दोस्तों सही तौर पर बताऊं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको इस बारे में खुद डिसाइड करना पड़ेगा। शायद इस बात का खुलासा 60-70 साल बाद ही होगा, जब CIA अपने कुछ डॉक्यूमेंट दोबारा से डिक्लासिफाई करेगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको दिखाया जाए कि द फॉरेन इंटरवेंशन इज रियल, इट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि बाहर से इंटरवेंशन आना पॉसिबल है। जैसे पहले रेडियोस का इस्तेमाल होता था, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वैसे ही आज इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए आज के इंटरनेट की दुनिया में किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, खुद पढ़िए और ऑब्जर्व करिए। शायद आपको इस दुनिया के जियोपॉलिटिक्स से कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाए। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये जो डीप स्टेट की पूरी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, इसका इंडिया से कोई भी लेना देना ना हो, कोई रिश्ता नाता ना हो। और आप चाहे तो इस वीडियो में बताई गई हर बात को डिसमिस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ मुझे एक मूवी यूजुअल सस्पेक्ट्स का एक बहुत ही मेमोरेबल डायलॉग याद आता है, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर प्लेड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड दैट ही डिड नॉट एग्जिस्ट। दोस्तों आप इस डीप स्टेट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव और जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।